दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का जो ऐलान है हो चुका है और ऐलान होते ही सभी दलों की धड़कनें बढ़ गई है। खासकर बीजेपी बहुत बेचैन नजर आ रही है। यह भी कह सकते हैं कि विपक्ष की तैयारी देखकर बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट्स तो पहले ही बीजेपी की नींद उड़ा रही थी बीजेपी की, लेकिन अब तो ठाकरे परिवार ने भी बीजेपी की नींद उड़ा दी है। तो आखिर कैसे ठाकरे परिवार ने, क्या बीजेपी की परेशानी क्या है, ठाकरे परिवार की रणनीति, इस पर हम इस खबर को लेकर के विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। एक तरफ तो बीजेपी महाराष्ट्र में आत्मनिर्भर बनने का सपना देख रही है। बीजेपी मानकर चल रही है कि महाराष्ट्र में अगले विधानसभा चुनाव जब होंगे तब तक बीजेपी अकेले ही इतनी क्षमता हो जाएगी कि उसे सहयोगियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ तो स्थिति बिल्कुल उल्टी नजर आ रही है। यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि बीजेपी के लिए इस बार सहयोगियों के साथ जितना भी मुश्किल है, आत्मनिर्भर बनने की बात तो दूर की है, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए, उसे कमज़ोर करने के लिए ठाकरे परिवार एकजुट होता हुआ नजर आ रही है। जी हां, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ही जो है बीजेपी को फंसाने की रणनीति बना ली है। बीजेपी को ही नहीं, राज्य में डिप्टी सीएम और बीजेपी मुख्यमंत्री पद के दावेदार देवेंद्र फडणवीस को भी घेरने की तैयारी कर ली है। अब बीजेपी और फडणवीस परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ठाकरे परिवार एकजुट हुआ तो बीजेपी के लिए जितना तो दूर की बात है, लेकिन उसकी हार भी बहुत शर्मनाक हो सकती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस प्रदेश के कदावर मंत्री पद के दावेदार भी हैं और इस बात की जानकारी और इस बात की संकेत कहीं ना कहीं बीजेपी के तरफ से इशारों में दिए जा रहे हैं। भले ही ऊपरी तौर पर वह खुलकर इस बात का प्रचार नहीं कर रही है, लेकिन जिस तरह से देवा भाव करके देवेंद्र फडणवीस के लिए पोस्टर छपवाए गए, वह दूसरी तरफ बाकायदा एक वीडियो जारी किया गया और वीडियो में यह मैसेज देने की कोशिश की गई कि महाराष्ट्र में जो भी काम हुआ है एनडीए सरकार के दौरान वह सब देवेंद्र फडणवीस ने ही करवाए। यानी पूरे क्रेडिट जो है, पूरा का पूरा क्रेडिट बीजेपी खुद को लेने की कोशिश कर रही है। वहीं देवेंद्र फडणवीस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर जो है गृह मंत्री अमित शाह विश्वास पात्र भी है। वहीं देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। यह सीट बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए बेहद अहम मानी जाती है, क्योंकि 1978 से अब तक इस सीट पर बीजेपी 7 बार जीत चुकी है। यानी एक तरफ माना जाए तो यह अब बीजेपी का गढ़ बन चुकी है और इस सीट पर बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अभी तक नामुमकिन साबित हुआ है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जब 2024 की लड़ाई इस सीट पर होगी तो बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस बार सीट हारे और हारने की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस के माथे पर जड़ दिया जाए। दरअसल इस तरह के जो है दावे इसलिए किए जा रहे हैं कि क्योंकि फडणवीस के लिए चुनौती सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि उसके दोस्त भी इस बार बन रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल बीजेपी को विकास आघाड़ी से ही नहीं लड़ना है, देवेंद्र फडणवीस के दोस्त राज ठाकरे की भी चुनौती मिलने वाली है। खबर यह है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ उम्मीदवार जो है उतारने की तैयारी शुरू कर ली है। बताया जा रहा है कि इसके लिए लगभग उन्होंने नाम भी तय कर लिया है कि किसे देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारना है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं, यहां तक कि सीट शेयरिंग का फार्मूला भी उन्हें ही तय करना है। इस बात की जानकारी पिछले दिनों दी गई थी जब बीजेपी आला कमान ने यह सारी जिम्मेदारी फडणवीस की सौंप दी थी। हालांकि अमित शाह बार बार आ रहे हैं और यह मुद्दे को संभाल रहे हैं, लेकिन जो मुख्य चेहरा बने हुए हैं, नेतृत्व जो कर रहे हैं वो देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। वहीं महाविकास आघाड़ी एकजुट हो गया और महाविकास आघाड़ी लड़ रहे हैं, जिसमें से एक कांग्रेस है, एनसीपी शरद पवार है, शिवसेना उद्धव ठाकरे है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है। इसलिए नहीं पता है कि किसको देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जो है चुनावी मैदान में उतारा जाएगा इस सीट से। लेकिन चर्चा जो अभी तक चल रही है वह यह है कि यह सीट शायद एनसीपी को दी जा सकती है। हो सकता है इस सीट पर पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आगे किया जाए।
अगर ऐसा हुआ तो इस सीट पर वर्तमान गृह मंत्री और पूर्व गृह मंत्री के बीच मुकाबला हो सकता है। यानी साफ है कि अब महाविकास अघाड़ी जो है उनको देखकर बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। और इसी बीच जैसे ही खबर आई कि राज ठाकरे की पार्टी जो है उनको हराने की रणनीति बना ली है, यानी बीजेपी को हराने की और देवेंद्र फडणवीस को हराने की रणनीति जो है बना ली है, तो बीजेपी को खासकर देवेंद्र फडणवीस के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। क्योंकि राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच गहरी दोस्ती मानी जाती है, लेकिन इस बार जो है राज ठाकरे ने पिछले दिनों विदर्भ में एक ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी इस बार जो है विधानसभा चुनाव में 230 में से 230 उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने यह भी कहा कि वह देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे। अब मनसे की तरफ से तुषार गिरे का नाम जो है सामने आ रहा है। राज ठाकरे का दावा है कि तुषार यहां से जीत सकते हैं। अब उनके इस ऐलान के बाद जानकार दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जनता के लिए ठाकरे परिवार अब एकजुट हो रहा है, क्योंकि ठाकरे परिवार का मानना है कि महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा हुआ है। बीजेपी जो सत्ता में नहीं आई थी उसने तोड़फोड़ करके सेंधमारी करके सत्ता में आकर बैठ गई, और इसलिए जो महाराष्ट्र की जनता को जो धोखा मिला है, उन्होंने किसी और को चुना था लेकिन सरकार किसी और की बन गई, इसलिए उस धोखे का बदला लेने के लिए अब ठाकरे परिवार एकजुट होता नजर आ रहा है और बीजेपी का सफाया करने की रणनीति बन रहा है। वहीं इसके दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि बीजेपी के दोस्त डरे हुए हैं और वो समझ रहे हैं कि बीजेपी के नज़दीकी जो है भारी पड़ सकती है, क्योंकि अगर अभी हाल ही के चुनाव देखे, चाहे हरियाणा विधानसभा चुनाव हो रहे हों, जम्मू कश्मीर विधानसभा के हालात रहे हों, यहाँ पर जो बीजेपी के सहयोगियों के हालात हुए हैं, उनके दोस्तों के हालात हुए हैं, वो सबको सफाया, वहाँ सब सफाया हो गया। इस बात से सारे सहयोगी डरे हुए हैं, अब बीजेपी से धीरे धीरे दूरी बनाने लगे हैं। इन सब के अलावा वंचित बहुजन अघाड़ी को जो है उम्मीदवार बनाया है और जानकार यह कहते हैं कि इसका असर महाविकास अघाड़ी के सामने आने से देवेंद्र फडणवीस के लिए मुकाबला और कड़ा हो गया है। दक्षिण पश्चिम नागपुर शहर के अन्य हिस्सों की अगर तुलना की जाए, यह विकसित है। इस निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ मुस्लिम और ईसाई मतदाता भी हैं, यहाँ मराठी भाषी और हिंदी भाषी मतदाता भी हैं। इस सीट का समीकरण क्या है, इस सीट का समीकरण क्या है, ये तो हम जान लिए हैं, और इस सीट का अब जो है राजनीतिक समीकरण क्या है, राजनीतिक इतिहास क्या है, ये भी आपको हम बता देते हैं। आपको बता दें कि नागपुर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन बाद के दौर में यहाँ बीजेपी का कमल खिलने लगा। 1999 में बीजेपी ने नागपुर पश्चिम नागपुर के युवा नेता और मेयर देवेंद्र फडणवीस को मैदान में उतार दिया। फिर 1999 और 2004 में दोनों ही बार यहां से देवेंद्र फडणवीस ने आसानी से जीत हासिल की। 2009 में निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन के बाद इस सीट पर बीजेपी का दबदबा है। वहीं नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत आता है। नितिन गडकरी यहां से लोकसभा सदस्य हैं, देवेंद्र फडणवीस विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का गठन 2008 में हुआ था। देवेंद्र फडणवीस लगातार इस सीट से चुनाव जीतते जा रहे हैं। उन्होंने 2009, 2014, 2019 में यहाँ से जीत हासिल की और अब 2024 में भी वो सीट से मैदान में उतरने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ठाकरे परिवार, जिसमें दूरियां बहुत लंबे समय से अलग रह रहे थे, दोनों अब एक दूसरे के करीब हो गए हैं और एक दूसरे के हमलावर रहते थे, एक दूसरे पर तंज कसते थे, तो उसके बीच में अब जो है खबर आ रही है कि एकजुट हो चुके हैं और एकजुटता ये जो है देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भारी पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जो ठाकरे परिवार ने जो है देवेंद्र फडणवीस के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। अब देखना यह है कि बीजेपी जो है इस चुनौती का काट जो है क्या ढूंढ पाती है और इस काट से कैसे निपटती है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।